हेलो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद स्पिरिट वर्ल्ड के कुछ एपिसोड्स आए हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि जैसे ही इसके एपिसोड्स आएंगे हम अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, संडे स्पेशल स्पिरिट वर्ल्ड के साथ चलिए शुरू करते हैं। नाविद जोर जोर से हंसने लगा। उसके चारों ओर खड़े लोग अभी भी चर्चा में मशगूल थे। उनकी ओर देखकर उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी और कहा, तुच्छ कीड़े, मूर्ख कीड़े, ये सब मरने वाले हैं। हा हा हा, अगर ये नहीं मरेंगे तो मेरे स्वर्गसार कुल की शक्ति कैसे सिद्ध होगी। हा हा हा, नावेद की हंसी आसमान में गूंजने लगी। इसी बीच थंडर राक्षस ने अपनी शक्ति के चरम को छूते हुए बादलों में अपने थंडर हथौड़े को भोंक दिया। उसके दिल में भयंकर गुस्सा उमड़ रहा था। उसने आसमान की ओर गरजते हुए कहा, बिजली का तांडव, बिजली की ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को तबाह करने का मादा रखती हो। ये स्थिति देख आर्यन का दिल गहरी चिंता में डूब गया। उसने पूर्वज रुद्रदेव से कहा, पूर्वज अब क्या करें। पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुन आर्यन का मन और भारी हो गया। उसे पता था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कर लोगों को खत्म करके स्तर बढ़ा सकता है, लेकिन वह कोई क्रूर खूनी नहीं था। जिनका मरण अनिवार्य था वो मरेंगे, लेकिन वहां उपस्थित हजारों निर्दोष लोगों का क्या। साथ ही वेदिका और बाकी के बारे में भी उसे चिंता हो रही थी। उसने बुदबुदाया, क्या कोई रास्ता है जिससे थंडर राक्षस के इस खतरनाक वार को रोका जा सके। पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। तभी थंडर ड्रैगन रॉड में से हायरा बाहर निकली और उसने कहा, मास्टर, मैं उसकी शक्ति को अवशोषित कर सकती हूँ। आर्यन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती हो। हायरा ने एक पल के लिए झिझकते हुए जवाब दिया, शायद मैं कर पाऊंगी। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हें जरा भी खतरा महसूस हो तो रुक जाना। मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। हायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपके वादे से मुझे जीने की एक उम्मीद मिली है, इसलिए मैं ये जरूर करूंगी। ही ये कहते हुए वो शरारती अंदाज में मुस्कुरा दी। आर्यन ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। हायरा का उंगली बराबर का छोटा सा शरीर आर्यन के सिर के ऊपर तैरने लगा। उसने आंखें बंद की और वो गहरे ध्यान में लीन हो गई। उसी पल थंडर राक्षस ने थंडर हथौड़े को ऊंचा उठाते हुए जोर से गरज कर कहा, पृथ्वी सील टूटो। आसमान में काले बादलों के बीच गगनभेदी बिजली की आवाज गूंजी और थंडर हथौड़े से लाल बिजली में लिपटा जमीन की ओर बढ़ने लगा। दूर अमर महल के 2 क्राउन एल्डर्स इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही आकाश काला पड़ा, उनके चेहरों पर घोर चिंता छा गई। सब खत्म हो गया, एक ने बुदबुदाते हुए कहा। थंडर पर्वत श्रृंखला में मौजूद हर प्राणी मारा जाएगा। दूसरे एल्डर ने कहा, इस सब के लिए वो सिंह परिवार का लड़का जिम्मेदार है। अगर उसने राक्षस को क्रोधित नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। जब एक राक्षस सैकड़ों प्रतिभाशाली योद्धाओं, जिनमें कई अद्वितीय प्रतिभाएं थीं, को मार सकता है तो बाकी सब राक्षस मिलकर क्या करेंगे। हमें क्या करना चाहिए। वो अपना हमला पहले ही छोड़ चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हम स्वर्गसार कुल की मदद ले सकते हैं, लेकिन वो लोग दिख नहीं रहे, पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गए। थंडर राक्षस पागलों की तरह गरजता हुआ अपनी पृथ्वी सील पर हमला कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लाल चमकदार बिजली की लहरें मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थीं। आकाश पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था और पृथ्वी पर खूनी लाल बिजली की अद्भुत आभा ने मानो स्वर्ग और पृथ्वी को उलट पलट दिया हो। जब थंडर राक्षस से पृथ्वी सील नहीं टूटी तो उसने गरज कर चिल्लाया, आज मैं सबको खत्म कर दूंगा। इसी के साथ लाखों बिजली की लाल लपटें आकाश से जमीन पर टूट पड़ीं। वह दृश्य अकल्पनीय था। जो लोग घने जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे, वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। इसी बीच गरजती हुई बिजली के बीच हायरा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। थंडर, मेरी पुकार सुनो, शोषण करो। जैसे ही बिजली का जाल घने जंगल तक पहुंचने वाला था, वो वहीं रुक गया। सभी बिजली की ऊर्जा एक पल में सिकुड़ने लगी और तेजी से वापस खींच ली गई। वह दृश्य भयावह था, मानो समय उलटकर पीछे चला गया हो। बिजली की लपटें जैसे पागल होकर हायरा की ओर खींची चली आ रही थी। थंडर राक्षस और नाविद दोनों स्तब्ध थे। ये कैसे संभव है। थंडर राक्षस ने बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चारों ओर बिजली की धाराएं इकट्ठा होकर एक विशाल स्तंभ का रूप लेने लगीं। ये चमकदार स्तंभ इतना ऊंचा था कि जैसे आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाला हो, साथ ही वो लगातार बढ़ रहा था। थंडर राक्षस की आंखें गहरी हो गईं। उसने जमीन की ओर घूरते हुए कहा, तो तुम मेरी बिजली को अवशोषित करना चाहती हो। चलो देखते हैं फिर तुम कितना अवशोषित कर सकती हो। बिजली का प्रलय। एक बार फिर थंडर राक्षस ने जमीन पर हथौड़ा मारा, जिससे जमीन पर बिजली फट पड़ी। बिजली ने जैसे एक खतरनाक दैत्य का रूप ले लिया था। थंडर अवशोषण। हायरा ने अपनी शक्ति फिर से जारी की और सारी की सारी बिजली हायरा के सामने विशाल थंडर स्तंभ की ओर खींचने लगी। हायरा पागलों की तरह बिजली को अवशोषित कर रही थी।
लेकिन थंडर राक्षस द्वारा छोड़ी गई बिजली इतनी घनी मात्रा में थी कि थंडर स्तंभ बुरी तरह से काम रहा था। हायरा भी थोड़ी तकलीफ में दिख रही थी, पर उसने फिर भी सारी बिजली को अवशोषित कर लिया। बिजली का प्रलय। थंडर राक्षस ने फिर से अपना हथौड़ा जमीन पर दे मारा। थंडर अवशोषण। हायरा ने समस्त बिजली को अपने अंदर खींच लिया और एक और रोशनी की किरण आकाश में जा टकराए। थंडर राक्षस लगभग पागल हो चुका था। वो बार बार अपने हथौड़े को जमीन पर पटक रहा था, लेकिन हर बार हायरा द्वारा उसकी शक्तिशाली बिजली अवशोषित कर ली जाती। गुस्से में थंडर राक्षस ने इतनी बार अपने हथौड़े को मारा कि आसपास के क्षेत्र में बिजली की चमकार फैल चुकी थी। ये किसी स्वर्गीय चमत्कार जैसा प्रतीत हो रहा था। सभी लोग अवाक थे। यह क्या हो रहा है? आखिर यह कैसी शक्ति है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्यन ने हायरा के चेहरे पर दर्द का भाव देखा और उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने मन ही मन गरजते हुए कहा, थंडर राक्षस, अगर आज मैंने तुझे नहीं मारा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वहीं दूसरी ओर थंडर राक्षस बुरी तरह से हंस रहा था। तुम्हें बिजली अवशोषित करना पसंद है ना? तो अब इसे पूरी तरह से अवशोषित करो। अगर एक भी बिजली अवशोषित करने में असफल रही तो तुम्हारी आत्मा फट जाएगी। हा। उसका स्वर घमंड और क्रूरता से भरा था। उसके चारों ओर 100 से अधिक बिजली की किरणें थी और हर एक में बेहद खतरनाक ऊर्जा थी। भला इतनी खतरनाक तीव्र बिजली को कौन अवशोषित कर सकता था? आर्यन का दिल बैठ गया। उसने अपने दांत भींच लिए। गुस्से में उसकी नसें तन गई थी। उससे हायरा की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन हायरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, मास्टर, चिंता मत कीजिए। हायरा का चेहरा अत्यधिक पीला पड़ चुका था। वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये तो केवल पहली बाधा थी। असली चुनौती तो इन असंख्य बिजली किरणों को अवशोषित करना था। अगर उसने ये नहीं किया तो बिजली फिर से विस्फोट करेगी और उसकी आत्मा इन बिजली की सैकड़ों किरणों द्वारा नष्ट हो जाएगी। हायरा ने अपने होठों से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाऊंगी। आहा, एल्फ सम्राट की शक्ति, जागृत हो जाओ। हायरा गुस्से में चिल्लाए। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर से बाहर फूट पड़ी। वह हवा में धीरे धीरे लहराने लगी। उसके शरीर से सतरंगी रोशनी निकल रही थी, मानो किसी नन्ही परी ने जन्म लिया हो। हायरा की पूरी छवि बदल चुकी थी। सतरंगी रोशनी में उसके नील बर्फ जैसे कपड़े स्वर्गीय आभा का एहसास करा रहे थे। उसके सिर पर एक नीले सफेद रंग का चमकदार मुकुट था, मानो वह किसी साम्राज्य की महारानी हो। पूर्वज रुद्रदेव की चेतना गहरी हो गई और वह तुरंत बोले, एल्फ सम्राट की वंशज। उसी समय आसपास फैली सैकड़ों बिजली की किरणें धीरे धीरे नीचे झुकने लगीं और फिर एक तेज गति से वह हायरा के शरीर में समाने लगीं। पल भर में पूरे क्षेत्र में बिजली की गड़गड़ाहट जैसे शांत हो गई थी, लेकिन उसी पल हायरा के शरीर से एक जबरदस्त शक्ति फूटी और आसपास का पूरा क्षेत्र जैसे एक पल के लिए ठहर गया। अब वहां सिर्फ एक छोटा सा मोती बचा था, जिसमें हायरा की आत्मिक शक्ति समाई हुई थी। परंतु उस मोती के अंदर भी ऊर्जा उथल पुथल मचा रही थी। मोती के अंदर हायरा का शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। क्या वो और शक्तिशाली हो रही है या वो विकसित हो रही है? आर्यन के मन में उत्साह था। उसने हायरा को ध्यान से देखा, जिसका शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके लिए अच्छा है या बुरा। पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, यह उस पर निर्भर करता है। अगर वो इस शक्ति को संभाल पाए तो जरूर और अधिक शक्तिशाली बन जाएगी, लेकिन अगर नहीं तो उसका शरीर फट जाएगा। वहीं दूसरी ओर थंडर राक्षस की नजरें बिजली की कमजोर पड़ती हुई किरणों पर थीं। वह स्पष्ट रूप से नाराज था। नावेद भी बेहद असंतुष्ट था। उसने इस मौके का इंतजार बहुत समय से किया था और इसे वह अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अचानक कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फूट पड़ी और उसने अपने पास खड़े बूढ़े आदमी से कहा, तैयारी कर लो। बूढ़े आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जो आदेश मास्टर। दूसरी ओर मोती के अंदर हायरा के शरीर से निरंतर बिजली की आवाजें निकल रही थीं। उसकी आकृति, जो पहले एक छोटी बच्ची जैसी थी, अब बदलने लगी थी। कुछ ही पलों में वह एक 20 वर्षीय लड़की के रूप में प्रकट हुई, लंबी, सुंदर और आकर्षक। उसकी लंबाई लगभग 1.8 मीटर हो चुकी थी। शरीर अद्भुत रूप से सुडौल था। उसके सुनहरे बालों की लंटें उसकी कमर तक गिर रही थीं और उसकी उपस्थिति इतनी पवित्र थी कि उसे देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। अंतिम बिजली की किरण भी उसके द्वारा सोख ली गई। वह पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। उसके शरीर में एक भी दोष नहीं था। वो किसी कल्पनालोक की अलौकिक परी जैसी प्रतीत हो रही थी, अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण। आर्यन उसका ये रूप देखकर स्तब्ध खड़ा था। हायरा ने उसकी ओर देखा और हल्के स्वर में पूछा, मास्टर, क्या हुआ? आर्यन के मुंह से अनायास निकला, अविश्वसनीय, ये सच में अद्भुत है। हायरा अपने शरीर को देखकर चौंक गई। क्या मैं सच में इतनी बड़ी हो गई हूँ? जैसे ही उसकी नज़र अपने शरीर पर पड़ी, उसका चेहरा लाल हो गया। मास्टर, आप बहुत बुरे हैं। उसका शरीर पूरी तरह से नग्न था और आर्यन के सामने पूरी तरह से प्रदर्शित हो चुका था।
उसकी लंबी सफ़ेद टांगें और शरीर से निकलती दिव्य आभा किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। हालांकि आर्यन ने खुद को तुरंत संभालते हुए नजरें फेर लीं। हायरा बेहद लज्जित महसूस कर रही थी। उसने अपने सीने को दोनों हाथों से ढका और तुरंत ये कहते हुए, मास्टर मुझे कुछ समय चाहिए इस शक्ति को काबू करने के लिए, थंडर ड्रैगन रॉड में छिप गई। आर्यन भी मुश्किल से अपने भीतर उठते आवेगों को काबू कर पा रहा था। जैसे ही हायरा मोती समेत थंडर ड्रैगन रॉड के भीतर समा गई, उसकी तेज सांसें कुछ धीमी हुईं। हे भगवान, ये सच में हद से ज्यादा आकर्षक थी। यही मौका है, हमला करो, नावेद ने आदेश दिया। स्वर्गसार कुल के योद्धा तुरंत थंडर राक्षस की ओर बढ़े और उस पर बिजली की गति से टूट पड़े। नावेद, जो हवा में तैर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और थंडर राक्षस के सिर के ठीक ऊपर आकर खड़ा हो गया। वो हल्के से मुस्कुराया और ऊंची आवाज में बोला, थंडर राक्षस, मैंने तुम्हारी सारी बिजली की शक्ति सोख ली है, अब तुम्हारे पास और क्या बचा है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मीलों दूर से भी सुनी जा सकती थी। जिन योद्धाओं ने इस भयानक आपदा से बचने में सफलता पाई थी, वे सब स्तब्ध थे। क्या उसने हमें बचाया? आखिर वो कौन है? अगर उसने राक्षस के हमले को रोका है तो वो सच में बेहद शक्तिशाली होगा। वो हमारा उद्धार करता है। अगर वो नहीं होता तो हम सब राख में बदल गए होते। सबको लग रहा था कि नावेद ने उनको बचाया है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और थी। हायरा के परिश्रम का फल नावेद द्वारा चुरा लिया गया था। वो ठीक उसी समय आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था। शुरुआत में उसकी योजना थी कि जब थंडर राक्षस आधे से ज्यादा लोगों को मार देगा और चारों ओर तबाही मचा रहा होगा, तब वो सामने आएगा और उसे मारकर सबकी नजरों में नायक बन जाएगा। लेकिन आर्यन के कारण उसकी यह योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। हालांकि उसने इस मौके को भी अपने पक्ष में कर लिया और सबकी नजरों में नायक के रूप में उभरा। थंडर राक्षस की आंखें छोटी हो गईं और उसने नावेद को घूरते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, अब मुझे समझ में आया कि पहले कभी महान समझे जाने वाला स्वर्गसार कुल सिंह वंश द्वारा इतनी बुरी तरह क्यों कुचल दिया गया था। थंडर राक्षस को सिंह वंश कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन वह नावेद जैसे चालाक और स्वार्थी लोगों से ज्यादा नफरत करता था। नावेद की आंखें कठोर हो गई, उसके भीतर से एक भयानक ऊर्जा फूटी और वो चिल्लाया, स्वर्ग विच्छेदक स्वॉर्ड। आकाश में एक विशाल दरार उभरने लगी और वहां से एक विशाल तलवार निकली, मानो आसमान स्वयं ही चीर दिया गया हो। नावेद ने हवा में अपनी मुट्ठी भींचते हुए गर्जना की, स्वर्गसार कुल पर टिप्पणी करने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम खुद को समझते क्या हो। इसी के साथ आसमान से निकली तलवार सीधे थंडर राक्षस के ऊपर गिरी। इससे इतना बड़ा धमाका हुआ कि पल भर के लिए पूरी थंडर पर्वत श्रृंखला भी कांप उठी। 3922 नावेद के इस हमले से लगभग 40 लाख का नुकसान हुआ। थंडर राक्षस झटका खाकर पीछे की ओर खिसक गया, पर वह इससे मरा नहीं और उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया, या फिर सच तुम्हें कड़वा लगा? चाहे तुम कितना भी झुठला लो, सच यही है कि उस समय सिंह वंश ने स्वर्गसार कुल को कुत्ते की तरह कुचला था। हा हा हा। तुम्हें तो सिंह वंश का शुक्र मानना चाहिए कि उन्होंने दया खाकर तुम्हारी पूरी नस्ल को नहीं मिटाया। थंडर राक्षस की इन बातों ने नावेद को और भड़का दिया। वो गुस्से में गरजते हुए बोला, अब तू अपनी मौत मांग रहा है। उसने अपने हाथों से थंडर राक्षस की ओर इशारा किया और फिर से उस विशाल तलवार से हमला किया। इस बार हमला पहले से भी अधिक खतरनाक था। थंडर राक्षस ने भी अपने हथौड़े को उठाया और तलवार को रोकने की कोशिश की। उनके आपस में टकराने से शक्तियों का एक तेज धमाका हुआ और थंडर राक्षस जमीन में आधा धंस गया। थंडर हथौड़ा स्वर्ग विच्छेदक तलवार के सामने कुछ नहीं था। आखिर स्वर्ग विच्छेदक तलवार एक प्राचीन तलवार थी जो सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए बनाई गई थी। कभी यह भी दक्षिणी तरंग महाद्वीप के सर्वोच्च हथियारों में से एक थी, पर जब स्वर्गसार कुल विनाश के कगार पर पहुंच गया तो स्वर्ग विच्छेदक तलवार मूनशैडो स्वॉर्ड द्वारा पराजित हो गई थी। और अब जब मूनशैडो स्वॉर्ड का अस्तित्व खत्म हो चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संपूर्ण तरंग महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली हथियार नावेद के हाथों में था, और इसकी ताकत साबित करने के लिए इतना काफी है कि थंडर राक्षस का थंडर हथौड़ा भी इसके सामने कुछ नहीं था। इसके साथ ही नावेद की शक्तियां भी अत्यंत खतरनाक थी। यदि उसने स्वर्ग विच्छेदक तलवार की संपूर्ण शक्ति को मुक्त कर दिया तो थंडर राक्षस इसे सहन नहीं कर सकता था। थंडर राक्षस की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी आधी से ज्यादा शक्ति हायरा द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। अब न तो वो अपने बचाव में कुछ कर सकता था, न ही कोई हमला कर सकता था। 50,92,321 नावेद के दूसरे हमले से लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ, जिसे दूर से देखते हुए आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया, धत। आखिर यह स्वर्गसार कुल कितना रहस्यमय है। ये नुकसान तो अविश्वसनीय है। वो इस समय सच में बेहद हैरान था। उसके खुद के हमलों ने थंडर राक्षस को मुश्किल से 30-40 हजार का नुकसान पहुंचाया था, लेकिन नावेद के केवल 2 ही हमलों में उसकी लगभग 1 करोड़ की एचपी खत्म हो गई थी। उनकी शक्तियों के बीच का यह अंतर आकाश और पृथ्वी के समान था। नावेद ने स्वर्ग विच्छेदक तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और एक बार फिर से थंडर राक्षस पर हमला कर दिया। नहीं,
नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपना शिकार नहीं ले जाने दूंगा। आर्यन के दिल में इस बात को लेकर चिंता की लहर दौड़ गई कि अगर नावेद ने थंडर राक्षस को मार दिया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। आर्यन ने बिना किसी देरी के गगनभेदी तकनीक का उपयोग किया और वो सीधे जमीन को चीरते हुए बाहर निकला। एक हाथ में ड्रैगन स्लेयर को पकड़े हुए उसने जोर से हुंकार भरी, डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश। उसके इतना कहते ही ड्रैगन स्लेयर के भीतर डार्क ड्रैगन गॉड भी गर्ज उठा और उसकी विशाल छाया बाहर निकली। जैसे ही ड्रैगन स्लेयर और स्वर्ग विच्छेदक तलवार आपस में टकराए, शक्तियों की एक खतरनाक लहर फूट पड़ी। सदियों बाद ये पहली बार था जब ड्रैगन स्लेयर और स्वर्ग विच्छेदक तलवार आमने सामने थे। दोनों शक्तियों के टकराने से हजारों बिजली की लपटें हवा में फूट पड़ीं। वो दोनों महाशक्तियां लगातार एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही थीं। टकराव की यह शक्ति सैकड़ों मीलों तक फैल गई। ये दृश्य पहले से भी ज्यादा विनाशकारी था, उससे भी ज्यादा जब थंडर राक्षस ने लगभग आकाश पाताल को उलट पलट दिया था। नावेद हल्के से मुस्कुराया, तुम अपनी शक्ति को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो, अब मरो। उसके शरीर से शक्तियों की एक तीव्र लहर फूट पड़ी और स्वर्ग विच्छेदक तलवार की शक्ति और अधिक बढ़ गई। ड्रैगन स्लेयर की मोटी आभा बिखरने लगी। आधे सेकंड बाद आर्यन के हाथ भी कांपने लगे। उसकी उंगलियों के बीच की त्वचा फटने लगी थी। स्वर्ग विच्छेदक तलवार की शक्ति वास्तव में बेहद खतरनाक थी। आर्यन के लिए इसे रोकना असंभव था। कुछ ही पलों में डार्क ड्रैगन गॉड की छाया चकनाचूर हो गई और उसकी आभा हवा में बिखर गई। नावेद की शक्तिशाली तलवार ऊर्जा ने सीधे आर्यन की चेतना पर वार किया और इसे क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा शक्ति भी रोकने में असमर्थ रही। आर्यन के मुंह से खून फूट पड़ा और उसका शरीर कटी पतंग की तरह हवा में लहराता हुआ नीचे गिरा। जमीन पर टकराने के बाद वो दूर लुढ़कता हुआ गया। उसके शरीर में हर जगह असहनीय दर्द हो रहा था। सिंह वंश, हा, अब कौन कुत्ते की तरह पड़ा है? नावेद ठहाका मारकर हंसा। उसकी नज़र आर्यन पर थी जो जमीन पर पड़ा हौंफ रहा था। जो समय पहले था वो अब नहीं रहा। नावेद ने गर्व से ऊंची आवाज में कहा, अब मेरा स्वर्गसार कुल फिर से उठेगा और संपूर्ण तरंग महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली कुल बनेगा। अब हम ही संसार के शिखर पर होंगे और हमारा की वर्चस्व फिर से स्थापित होगा। हा। नावेद की हंसी हर ओर गूंज उठी। उसकी बातों को सुनकर बचे खुचे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। स्वर्गसार कुल, क्या ये वही प्राचीन कुल है जो कभी संपूर्ण तरंग महाद्वीप का रक्षक था? परंतु 2 बार इनका पतन हुआ, एक बार जब ड्रैगनों ने इन्हें हराया और दूसरी बार जब सिंह वंश ने उन्हें महासमुद्र में हराकर निर्वासित कर दिया। लेकिन अब वो फिर से लौट आए हैं और कितना शक्तिशाली बन चुके हैं। आर्यन अब एक मजाक बन चुका है। हा, ये लड़का सिर्फ नावेद की महिमा को और चमकाने के लिए था। पहले सिंह वंश को कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन अब वो सिर्फ कचरा है। दक्षिणी क्षेत्र पूरी तरह बंजर भूमि बन चुका है। हा। हर ओर आर्यन के खिलाफ हंसी और उपहास गूंज रहा था। अब सबको यकीन हो चुका था कि जिस रहस्यमयी ताकत ने उन्हें बचाया था वो नावेद और उसका स्वर्गसार कुल था। आर्यन ने दर्द भरी सांस ली और खुद को संभालते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी नजरें किसी भेड़िए की तरह सामने खड़े नावेद पर टिकी थीं, जिसकी आंखों में अहंकार झलक रहा था। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, क्या यही है तुम्हारे स्वर्गसार कुल की शक्ति? तभी पूर्वज रुद्रदेव ने गहरी आवाज कहा, बच्चे बेवकूफ़ी मत करो। तुम्हारी मौजूदा शक्ति नावेद से बहुत कमजोर है। तुम्हारी ड्रैगन स्लेयर ब्लेड अभी भी 3रे स्तर पर है, जबकि उसकी स्वर्ग विच्छेदक तलवार अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अगर तुम उससे फिर से लड़ने जाओगे तो डार्क ड्रैगन गॉड की आत्मा भी इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगी कि उसे ठीक करना असंभव हो जाएगा। इससे तुम्हारी ब्लेड का स्तर बढ़ाना और भी मुश्किल हो जाएगा। पूर्वज रुद्रदेव परेशान थे कि आर्यन कहीं कोई पागलपन भरा कदम ना उठा ले। आर्यन ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। इस भिड़ंत में हार के कारण न केवल आर्यन को गुस्सा आ रहा था, बल्कि डार्क ड्रैगन गॉड भी गुस्से में कांप रहे थे। वह इस बात से बेहद नाराज थे कि एक साधारण सी तलवार ने उन्हें हरा दिया था। उनकी नज़रों में स्वर्ग विच्छेदक तलवार बस एक मामूली सा लोहे का टुकड़ा थी। आर्यन का शक्ति स्तर अभी बहुत कम था। जैसे जैसे आर्यन की शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे डार्क ड्रैगन गॉड की शक्ति बढ़ेगी, पर आर्यन की कमजोरी के कारण डार्क ड्रैगन गॉड को एक मामूली सी तलवार के सामने अपमान सहना पड़ रहा था। डार्क ड्रैगन गॉड की आवाज आर्यन के मन में गूंजी, ड्रैगन स्लेयर का स्तर जल्द से जल्द बढ़ाओ, मुझे उसे मारना है। वो बहुत नाराज था। पहली बार वो इतना गुस्सा महसूस कर रहा था। दूसरी ओर नावेद का अहंकार अपने चरम पर था। जमीन पर पड़े आर्यन की ओर देखते हुए उसने हंसकर कहा, सिंह वंश के नकारा लड़के, फिर से आ। कभी तेरे पूर्वजों ने मेरे स्वर्गसार कुल को नष्ट किया था, अब मैं तुम्हारे पूरे कुल, अरे नहीं, तुम्हारी अब उतनी औकात भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुचल दूं। इसके बाद नावेद ने थंडर राक्षस की ओर देखा और हंसते हुए कहा, देखा तुमने, सिंह वंश के लोग कितने बेकार होते हैं और तुम जैसे बेकार लोग ही उनके द्वारा सील किए जाते हैं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नावेद को अंदाजा लग चुका था कि अमर महल के एल्डर्स बस पहुंचने वाले हैं। वो अब तक इसी पल का इंतजार कर रहा था।
नावेद ने अपनी शक्तियों को अपनी तलवार में इकट्ठा किया और थंडर राक्षस की ओर घूरते हुए चिल्लाकर कहा, धूर्त राक्षस, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तूने बहुत से मासूम लोगों को मारा है, उनका बदला अब मैं तुमसे लूंगा। इतना कहते हुए उसकी पीठ के पीछे एक विशाल तलवार उभरने लगी। ये स्वर्ग विच्छेदक तलवार की छाया थी जो एक स्पिरिचुअल रूप लेकर आसमान छू रही थी। नावेद ने अपना हाथ हिलाया और वह विशाल तलवार सीधे थंडर राक्षस की ओर बढ़ गई, लेकिन आर्यन ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने बस अपनी मुट्ठियां कस लीं और आकाश से गिरती उस विशाल तलवार को देखते हुए गहरी सांस ली। वहीं थंडर राक्षस ने आकाश की ओर देखा और दहाड़ उठा, नावेद, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि मैं जीवित रहूंगा। आह! आसमान से तलवार गिरी और सीधा उसके सिर को चीरते हुए उसके जीवन का अंत कर गई। उसके शरीर का हर तंतु बिखर गया, उसकी पूरी एचपी एक झटके में शून्य हो गई। थंडर राक्षस ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो स्वर्गसार कुल के लोगों द्वारा मारा जाएगा। वो सोच रहा था कि नियमों की कमजोरी का फायदा उठाकर वो अपनी सील तोड़ देगा, पर सिंह वंश की पृथ्वी सील की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लेता, वो इससे बच नहीं सकता था। हालांकि उसे अपनी मृत्यु अस्वीकार नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे यहाँ सील किया था उसने वादा किया था कि वह जीवित रहेगा। उसने उसे जीने का आश्वासन दिया था। नावेद, नावेद, उसके अंतिम शब्द आकाश में गूंजते रहे। उसकी आंखों में अस्वीकार की ज्वाला थी, परंतु उसका शरीर तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया, मगर उसके पैर अब भी उसी पृथ्वी सील से जकड़े हुए थे जो उसे यहाँ बांधे हुए थी। राक्षस को मरा हुआ देखकर आसपास मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी समय अमर महल के 2 एल्डर वहां पहुंचे और राक्षस को मरा हुआ देखकर वो भी हंसने लगे। हा हा हा, पहला डीमन स्लेयर प्रकट हो चुका है। असली डीमन स्लेयर सामने आ चुका है। आर्यन ने हल्की बंद आंखों के साथ गहरी सांस ली। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। थंडर राक्षस पर नावेद के वार के बाद भी उसने तुरंत हमला करने की कोई जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह शांति से खड़ा रहा, क्योंकि उसने पहले ही थंडर राक्षस को गहरा नुकसान पहुंचा दिया था। अब चाहे उसे कोई भी मारे, उसे एक्सपी पॉइंट्स और भारी इनाम मिलने ही वाले थे। जैसे ही थंडर राक्षस मरा, आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। बधाई हो आर्यन, थंडर राक्षस को मारने पर तुम्हें 1 एक्सपी पॉइंट, 1 अमर ऊर्जा पॉइंट, 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक थंडर इमोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें क्रिस्टल रैंक का एक मायावी भला मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक मायावी भला तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? बधाई हो आर्यन। ऐसे ही कई आवाजें लगातार आर्यन के दिमाग में गूंज रही थी। सबसे आखिर में एक और आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुम्हें थंडर राक्षस मिला है। इसी के साथ 18 स्तरीय नर्क कांप उठी और जितने भी थंडर राक्षस के मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे पृथ्वी सील में बंधे पैरों समेत, सब एक ही झटके में 18 स्तरीय नर्क की दूसरी मंजिल में पहुंच गए। इसके बाद एक रहस्यमय रोशनी ने थंडर राक्षस के शरीर को पूरी तरह ढांक लिया। कुछ ही पलों में दूसरी मंजिल पर एक हलचल मच गई और वहां जलती ज्वालाएं भड़क उठी और तभी थंडर राक्षस का शरीर झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। वह जाग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई उलझन थी। वह अपनी हथेलियों को घूर रहा था, चारों ओर देख रहा था और बुदबुदा रहा था, मैं मरा नहीं। और तभी एक हंसी गूंजी, हा हा हा, थंडर राक्षस, कितने वर्षों बाद मिले हैं हम। यह आवाज दानुज राक्षस की थी। क्या? थंडर राक्षस का चेहरा आश्चर्य से बदल गया। उसने तुरंत ही अपनी चेतना से पहली मंजिल पर दानुज राक्षस की उपस्थिति महसूस की। तुम यहाँ कैसे हो? उसने चौंकते हुए पूछा। तुम्हें तो दक्षिण में एक रहस्यमय जगह पर सील कर दिया था ना? आखिर ये सब हो क्या रहा है? दानुज राक्षस ने हंसते हुए कहा, हम दोनों की कहानी एक जैसी है। पहले हमें सिंह वंश ने वर्षों तक सील करके रखा और फिर मार भी डाला, लेकिन वह एक पल रुका और फिर धीरे से बोला, सिंह वंश ने हमें बचाया भी। थंडर राक्षस का चेहरा सख्त हो गया और उसने पूछा, ये जगह कौन सी है? दानुज राक्षस ने जवाब दिया, 18 स्तरीय नर्क। क्या? थंडर राक्षस के चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या हम अभी भी मरे हुए हैं? और तुम ये क्यों कह रहे हो कि सिंह वंश ने हमें बचाया? दानुज राक्षस जोर से हंसा, मैं सही कह रहा हूँ, ये 18 स्तरीय नर्क ही है, पर हम मरे नहीं हैं, क्योंकि हमारे मास्टर पूरी 18 स्तरीय नर्क को पाताल लोक से बाहर निकाल लाए हैं। यही वजह है कि जब तुम्हारी मृत्यु हुई तब तुम यहाँ आए और दोबारा जीवित हुए। अब समझे, 18 स्तरीय नर्क को पाताल लोक से बाहर निकाल लिया, ये कैसे हो सकता है? बूढ़े दानुज, क्या तुमने मुझे कोई छोटा बच्चा समझा है? कोई पागल ही इस बात पर विश्वास करेगा। ऐसे कैसे कोई 18 स्तरीय नर्क को पाताल लोक से बाहर ला सकता है? थंडर राक्षस को बिल्कुल भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। दानुज राक्षस फिर हंसा, एक और बात बताऊं, जब ये सुनोगे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। थंडर राक्षस ने उत्सुकता से पूछा, बोलो।
दानुज राक्षस ने गंभीर आवाज में कहा, जब जीवित पाताल लोक में प्रवेश करेगा तब पुनर्जीवन का चक्र बर्बाद होगा। ये वो चक्र होगा जो स्वर्गीय नियमों को तोड़ेगा। नियमों के टूटने से सीलें हिल उठेंगी और राक्षस आजाद होंगे। थंडर राक्षस ने बुदबुदाया, जीवित पाताल लोक में जाएगा, चक्र बर्बाद होंगे, नियम टूटेंगे, सील हिलेगी। बूढ़े दानुज, ये क्या बकवास कर रहे हो? अचानक थंडर राक्षस को जैसे कुछ याद आया और उसने तुरंत उत्सुकता से पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि इस लड़के ने स्वर्गीय नियम तोड़ दिए हैं और इसी वजह से हम अपनी सील तोड़ पाए? दानुज राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़का नहीं, वो हमारे मास्टर है। थंडर राक्षस के चेहरे पर आश्चर्य और उत्तेजना दोनों दिखाई दिए। उसने कहा, मैं सोच ही रहा था कि अचानक से नियमों का संतुलन क्यों बिगड़ गया। हा, सिंह वंश के ये लोग सच में अद्भुत हैं। उन्होंने पूरी 18 स्तरीय नर्क को पाताल लोक से बाहर निकाल लिया। हा, अब तो पाताल लोक पूरा तहस नहस हो गया होगा। बूढ़े दानुज, अब मैं समझ गया कि उस देवसिंह ने ऐसा क्यों कहा था। कमाल की बात है, वो लाखों वर्षों बाद होने वाली घटनाओं को भी देख सकता था। थंडर राक्षस के मन में उठ रही उत्तेजना का वर्णन नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वह पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने तुरंत घुटने टेक दिए और ऊंची आवाज में कहा, थंडर राक्षस अपने मास्टर को प्रणाम करता है। उसके इतना कहते ही आर्यन के मन में सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो आर्यन, तुमने थंडर राक्षस को अपने अधीन कर लिया है और तुम्हें 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम सूचना, 18 स्तरीय नर्क का दूसरा स्तर सफलतापूर्वक पुनः स्थापित हो गया है। इस आवाज को सुनकर और घुटनों के बल बैठे थंडर राक्षस को देखकर आर्यन की खुशी चरम पर पहुंच गई। हा, थंडर राक्षस भी मेरे अधीन आ गया। हा, 18 स्तरीय नर्क का दूसरा स्तर पुनः स्थापित हो गया, यानी अब बस 16 स्तर बाकी हैं। दानुज राक्षस की खतरनाक शक्ति से वह पहले ही वाकिफ था, अब उसने थंडर राक्षस की शक्ति भी देख ली थी। अगर वो ऐसे ही खतरनाक राक्षसों से पूरी नर्क को भर देता है तो वो पूरी धरती को घुटनों पर ला सकता है। ये खुशी आर्यन के रोम रोम में फैल रही थी। वास्तव में ताकत का अर्थ क्या है? यही थी असली ताकत, यही था असली डीमन स्लेयर। इसके अलावा वास्तव में थंडर राक्षस को मारने वाला नावेद नहीं था, बल्कि आर्यन था। अगर हायरा ने थंडर राक्षस की बिजली को अवशोषित नहीं किया होता तो नावेद के लिए उसे मारना इतना आसान नहीं होता। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि नावेद ने उसे मारा, लेकिन वास्तविकता में असली विजेता आर्यन था। मास्टर, आप कैसे हैं? यंग मास्टर, आप ठीक है? वेदिका और गौरांग भागते हुए वापस आए, पर जब उन्होंने आर्यन को घावों से भरा देखा तो गौरांग को गुस्सा आ गया और उसने नावेद को घूरते हुए कहा, तुम कमीने कहीं के। मास्टर ने उस राक्षस को जख्मी किया था, लेकिन मौके के फायदा उठाकर तुमने उसे मार दिया और अब महान बनने की कोशिश कर रहे हो। नावेद ने ठंडी नजरों से गौरांग की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मुझसे बात कर सको, और तुम सिंह वंश के कचरे। वो जोर से हंसा, हा, सिंह वंश जो अपने अंतिम वक्त में संघर्ष कर रहा है, जिसे पूरा संसार कचरे के समान मानता है, क्या सच में किसी राक्षस को मार सकता है? हा, उसके शब्दों में घोर तिरस्कार झलक रहा था। वह आर्यन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, बल्कि अभी अभी हुए टकराव से उसे ये भी समझ आ गया था कि आर्यन की शक्ति उससे कहीं कम है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसकी आंखों में गुस्से की एक अलग ही चमक थी। तभी तिमरा सामने आए, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि आर्यन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आर्यन ने ऊपर खड़े नावेद की ओर देखा और शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, कौन संघर्ष कर रहा है या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन चाहे सिंह वंश इस समय कितना ही कमजोर क्यों न हो, कम से कम वह उन लोगों जैसा तो नहीं जो अपनी पहचान छुपाकर कायरों की तरह जीते हैं। नावेद का चेहरा कड़ा हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, कमजोर लोगों को खुद को बहलाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए ही होता है। उसी समय अमर महल का एक एल्डर धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने नावेद को देखते हुए कहा, स्वर्ग सार कुल निश्चय ही बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने लाखों वर्षों तक अपनी शक्ति छुपाए रखी और अब जब वो प्रकट हुए हैं तो पूरे संसार को चौंका दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। उसके शब्दों में बेहद मिठास झलक रही थी। तुम निश्चय ही पहले डीमन स्लेयर बन चुके हो। बुर्जुग सर्गेश्वर ने स्वयं मुझे भेजा है तुम्हारा स्वागत करने के लिए। दोनों एल्डर्स की नजरों में उसके लिए गहरा सम्मान झलक रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से नावेद को थंडर राक्षस को मारते हुए देखा था, लेकिन राक्षस अचानक कहीं गायब हो गया था। परंतु सभी को यह स्पष्ट रूप से दिखा कि नावेद ने ही उसे मारा। इसमें कोई संदेह नहीं था